नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इसका पैटर्न आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा हल करिएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों, अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर ढेर सारे एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही सटीक दिशा में ले जाएंगे। तो आप लोग प्ले लिस्ट को निकालिएगा और प्ले लिस्ट से उन मॉक टेस्ट को डेली सॉल्व करिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न आपका है कि तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। मतलब किसके बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस, जयचंद और मोहम्मद गौरी, अकबर और हेमू, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर देखिएगा किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पना और साहित्य लेखन में, कल्पना और साहित्य लेखन में। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए है 4 नंबर, इसरो की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका 1969, ठीक है, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न नंबर 5, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। आपका आंसर होगा बी वाला, ठीक है, बुध। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश की। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे 7 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सुलोचना, कानन देवी, दुर्गा खोटे, देविका रानी। आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा देविका रानी। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 8 नंबर, ठीक है। और दोस्तों 8 नंबर यहाँ पर देखिए आपके लिए मैथ का प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि जो पहले है वो 5 घंटे में कोई दूरी तय करता है और उसके बाद आपसे कहा गया है घंटे आपके यहाँ पर कर दिए गए हैं कम। दोस्तों एक काम करिए, आप यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर आपको चाल दे रखी है, आपको समय दे रखा है, आप यहाँ से निकाल सकते दूरी होती है चाल गुणे समय। यहाँ पर देखिए चाल कितनी 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना 5 घंटे। तो आपका कितना आ गया 24 आपका हो गया है 120 इतने किलोमीटर, ठीक है। ये आपके दोस्तों क्या निकल के आ गए? आपने यहाँ पर दूरी को निकाल दिया है 1200 किलोमीटर आपकी दूरी यहाँ पर निकल के आ गई। अब देखिए कह रहा है उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है? स्पीड क्या निकालना है? स्पीड निकालनी आपको है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी कितनी आपकी है? दूरी ये लिखी हुई आपकी कितनी है? 1200 किलोमीटर बटा समय। समय आपको दे रखा है 1 सही 2/3 घंटा। इसको आप चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, तो आपका होगा 5/3 घंटा। तो 3 आपके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 0 इतना आपका आएगा। और 24 आपका होता है 72, तो 720 क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी गए होंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इस सवाल को सबसे पहले आप अपने आप लगाइएगा, अगर ना लगे तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, उसके प्राप्तांक 8 हों, तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या थी? उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या मतलब कितने प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए थे। यहाँ पर दोस्तों आपको मानना पड़ेगा थोड़ा। आप यहाँ पर ये मानेंगे कि सही मान लीजिए आपने x हैं और गलत हुए y। ये पहले आपको मानना चलेगा, ठीक है। मानना पड़ेगा कि माना उसने सही उत्तर दिए x और गलत उत्तर दिए y। पहले में कहा गया है कि किसी परीक्षार्थी को सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, ठीक है, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे कि सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो उसके प्राप्तांक 8 हों, तो उसके द्वारा सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे कि सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए मतलब टोटल प्रश्न कितने हैं? 20। मतलब x और y दोनों मिला के कितना आपका है? ये दोस्तों आपका है 20। फिर दोस्तों सवाल कह रहा है आपसे है कि सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, तो सही उत्तर किसके? x सही किया उसने, तो इसका हो जाएगा 1x, ठीक है, सही हो गया। और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो गलत बाई है, तो मतलब हो जाएगा इसमें माइनस का कर देंगे बाई, यही बाई होगा, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक, छोड़ दीजिए इसे। तो क्या है? उसका प्राप्तांक है 8, तो आपको मिल कितने रहे? 8 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जब इसको हल करेंगे आपका ये कट जाएगा, आपका बचेगा 2x, कितना बचेगा? 14, 28, ठीक है, 28। तो आपका आएगा x कितना आएगा? आपका आएगा 14, और x क्या था? सही उत्तर। तो सही उत्तर के लिए दोस्तों आपको क्या मिलेंगे? ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि उसके क्या लिखा था? तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14, ठीक है। उसने 14 के सही प्रश्न दिए और 8 के गलत दिए, ठीक है, तो इसलिए आपके जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 अंकित कर देता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। उसका परसेंटेज लाभ या हानि बताइए। तो दोस्तों आप सभी को पता है किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो क्या होता है? उसका होता है CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है 80 रुपये में खरीदते हैं, तो इसका CP आपको कितना रखा है दोस्तों? यहाँ पर 80 रुपये आपको दे रखा है। फिर दोस्तों आप पढ़ेंगे, आपसे कहा गया है कि 120 रुपये अंकित करता है। अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य, तो उस पर मार्क प्राइस जो आपका है वो कितना है? 120 रुपये है, ये भी लिख लिया मैंने। फिर अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। अब दोस्तों बट्टा डिस्काउंट परसेंट आपको पता होगा हमेशा किसे मिलता है? अंकित मूल्य पर, तो 40% बट्टा देता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका SP कितना होगा? SP निकालिए। देखिए 120 रुपये कोई चीज़ थी, उस पर आपने 40% का दिया डिस्काउंट, तो 40 मतलब 100 में से 40 को उठाइए, मतलब 60% पर वो चीज़ आपने बेची है। तो दोस्तों 120 का निकाल देंगे हम लोग 60%, बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या निकाल लेंगे? 120 का निकाल लेंगे 60%। क्यों? क्योंकि दोस्तों 40% का डिस्काउंट दे दिया है, तो 40% को काटने के बाद हमारा जो आएगा वो होगा SP, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया 60%। आप इसको काटेंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 72। आपका SP कितना हो गया? 72। फिर दोस्तों आपसे कहा गया उसका परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका है 80 रुपये, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपका है 42 रुपये। अब दोस्तों आप खुद बताइए अपने आप कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 80 रुपये कोई चीज़ थी, आपने 72 में बेच दी, इसका मतलब आपको हुआ लॉस, और लॉस कितने का हुआ? 8 रुपये का। दोस्तों इसको आपको बदलना है परसेंटेज में, तो यहाँ तो दोस्तों लिखेंगे 8 बटा क्रय मूल्य कितना 80 गुणा करेंगे 100 से। यहाँ पर दोस्तों आपका 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 से आपके 8 कैंसिल होगा, आपका आएगा 10% लॉस, और लॉस का मतलब हानि, तो 10% हानि, मतलब आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 10% की आपको हानि हो जाएगी, तो डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग बात को भी समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि tan थीटा लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? tan थीटा लिखा हुआ है, और प्लस का लिखा है 1/tan थीटा, और लिखा है बराबर 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे स्क्वायर पूछा गया, तो होगा दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो कोई समस्या होगी? कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा, आपका पहला बनेगा जो है कितना हो जाएगा?
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/10 स्क्वायर थीटा, और दोस्तों प्लस का आपका हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू 1/10 थीटा, और वो कट जाएगा तो आपका सिर्फ 2 बचेगा, और बराबर आपका हो जाएगा 4। आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम करेंगे, 2 को ले जाएंगे उस तरफ तो हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2, तो आपका बचेगा कितना 2, तो आपका 2 करेक्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा सवाल था आपका, और आपका राइट आंसर क्या होगा 2। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 12 नंबर। यहाँ पर आप दोस्तों अच्छे तरीके से सवाल को देखिएगा। सवाल आपसे कह रहा है कि 6 सेमी व्यास की एक धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में जिसके आधार का व्यास 12 सेमी है ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। सवाल में कहा गया 6 सेमी व्यास की धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद। अब दोस्तों गोलाकार गेंद है, ठीक है, गोलाकार गेंद, तो इस गोलाकार गेंद मतलब इसकी अगर हम त्रिज्या निकालें r तो कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेमी होगी। किसकी, यह है गेंद आपकी गोलाकार, ठीक है, इस गेंद की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेमी होगी। और दोस्तों आगे कहा गया है कि एक शंकु के रूप में जिसके आधार का व्यास 12 सेमी है। अब दोस्तों आपको इसका बनाना क्या है, एक शंकु बनाना है। शंकु की त्रिज्या आप मान लेंगे r मान लिया आपने, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 व्यास है तो इसकी आधी मतलब 6 हो जाएगी, 6 सेमी। ये किसकी है, ये हो गई शंकु की, ठीक, किसकी हो गई दोस्तों, ये आपकी हो गई शंकु की। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि गोले को पिघलाएंगे और शंकु को बनाएंगे। दोस्तों तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप गोले को पिघलाकर शंकु बनाएंगे तो आपका आयतन सेम रहता है, ठीक है। जब किसी भी एक चीज़ को पिघलाकर कोई दूसरी चीज़ बनती है तो आपका आयतन सेम रहता है। दोस्तों हम क्या लिखेंगे, एक तरफ दोस्तों लिखेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, इस प्रकार से, ठीक है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइएगा, आपका होता है गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, बराबर। अब दोस्तों शंकु आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है तो शंकु वाला जो है, शंकु वाला हम यहाँ पर r बड़ी कर देंगे, ठीक, इस प्रकार से r ये वाली है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए r बड़ी वाली है। अब दोस्तों इसको हल करना आपको है तो देखिए बटा से 3 कट जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, आपको लिखना है 4 गुणा r क्यूब। r क्यूब कितना है, गेंद की त्रिज्या r क्यूब मतलब 3 का गुणा 3 मतलब करेंगे कितना आपका होगा 27 बराबर r स्क्वायर h। r स्क्वायर किसकी, शंकु की त्रिज्या कितनी 6 तो आपका होगा 36 गुणा h। अब दोस्तों आपको इसको हल करना है, इसका मान निकालना, आपका आंसर आएगा देखिए 4 एकन 4, 4 9 36, 9 एकन 9, 9 3 27, तो 3 बराबर आपका आ चुका है h। इसका मतलब आपकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पूछी गई थी शंकु की ऊंचाई, तो 3 सेमी आपकी ऊंचाई होगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने इस सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार के सवाल आप याद करिएगा, आप लोगों को बेलन शंकु का आयतन वगैरह के फार्मूले भी याद होने चाहिए, तो दोस्तों आयतन वगैरह आपके एग्जाम में आते हैं, घन आपका, ठीक है, तो सभी को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। और दोस्तों कुछ बच्चे कहते हैं कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, सिलेबस में मान लीजिए नहीं है, लेकिन तो भी दोस्तों आपको एग्जाम में आपसे पूछ ले आते हैं, तो आपको आने चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर देखिएगा। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे स्टार्टिंग में कहा गया आपसे कि 5 पुरुष, तो पुरुष को हम पी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है M1 D1 अपान W1 बराबर होता है M2 D2 अपान W2। मतलब आपका फॉर्मूला ये होता है कि आपका जो समय कार्य होता है, कार्य वो आपका नीचे ही लिखा जाएगा, और बकाया आपको जो कुछ भी रखा होगा सब कुछ आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिए 5 पुरुष थे, मैंने 5 पे लिख दिया, गुणा 6 दिन में कार्य करते 6 ऊपर लिख दिया, और आपको एक कार्य कितना करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, और वही काम आपका करते हैं कौन, 10 महिलाएं, लिखेंगे 10 महिलाओं को लिख लेंगे, M लिख लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसे 5 दिन में करते हैं। इतना काम आप सभी लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। काम आपका सेम था तो बटे में चाहे आप लिखें और या मत लिखें, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। इसको आपको पहले हल कर लेना है, फटाफट से हल करिएगा। देखिएगा आपका 5 से 5 कैंसिल होगा, आगे काटेंगे 2 पंचे 10, 2 3 6, तो आपका यहाँ से आएगा P अपान M जो है वो कितना निकल जाएगा आपका आएगा 5/3। P अपान M कितना आएगा 5/3, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, कह रहा है 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे।
5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ से या तो आप ये उठा लीजिए या आप यहाँ से ये उठा लीजिए, ठीक है। आपको कोई एक उठाना है, तो मैं पहला वाला उठा लूँगा जहाँ पर आपका लिखा हुआ था 5p×6, ये वाला उठा लूँगा। और दोस्तों इसके बटे में करना किसको, इसको है 5 महिलाओं को 3 पुरुषों को, तो 5 महिलाओं को तो 5m और प्लस कौन 3 पुरुष तो 3p, इतने को काम करना है ये, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है। देखिए 5p तो 5 का 5, ठीक है। p का कितना है 5, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे 5 रखेंगे, गुणा आपका है 6, बटा में देखिए आप लोग 5m, तो 5m का मतलब 5 दिया 15, आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 और 3p तो 3×5 15, 15 ये भी होगा, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 30, 6×5 30। तो आपका जो बचा हुआ है आपका 5 बचा हुआ है, तो यही करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन में पूरा कर देंगे 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर। अब दोस्तों ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर, मतलब 14 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल को आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि आपका सवाल कैसे लगेगा। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तीसरी संख्या बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 3 संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, आपकी फर्स्ट संख्या है, आपकी सेकंड संख्या है, आपकी थर्ड संख्या है। पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी, तो यहाँ पर आप देखिएगा पहली संख्या अगर दूसरी की आधी है तो इसका मतलब अगर दूसरी वाली 2 है पहली वाली 1 है, क्योंकि पहली संख्या जो है वो दूसरी की आधी है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। आगे आपसे कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है, तीसरी वाली जो है ये दूसरी की दोगुनी है, तो कहने का मतलब है तीसरी आपकी कितनी हो गई 4 हो जाएगी। अब आप सभी की बात समझ में आ गई होगी, फिर से पढ़िएगा, यहाँ से स्टार्टिंग करिएगा। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की आधी, तो दूसरी अगर 2 तो पहली 1 हो जाएगी, और तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल सही अनुपात इसका मान लिया है 1:2:4, इसकी बिल्कुल सही आपकी संख्याओं का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। आपसे कहा गया है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको कह रखा है 3 संख्याओं का औसत आपका 28 है। अगर आप इसमें x और लगा लें तो कोई समस्या नहीं होगी, और आप इसका निकालें औसत तो पदों का योग, तो 4 2 6 1 7, तो मतलब 7x बटा में आपका होगा 3 बराबर आपको दोस्तों देखा है 28, ठीक है, 28 दे रखा है। यहाँ से दोस्तों काटेंगे 7 1 7, 7 चौक 28, आपका यहाँ पर निकल के आएगा x कितना आएगा 12, ये x का मान आपका 12 आ चुका है। आपसे कहा गया तीसरी संख्या कितनी है 4x, तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको 4x का निकालना है मान, तो करेंगे 4 × 12, आपका कितना आएगा 48 मतलब 48, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 48। तीसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 48। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए और टेलीग्राम ग्रुप को जानने का है तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, और वहाँ पर दोस्तों बनाएगा ऐड, और उसका दोस्तों आपको लिखना है एयरफोर्स, ठीक है, बिना स्पेस किए हुए स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, एयरफोर्स एग्ज़ाम और पेपर, ठीक है। आप इतनी बात अगर लिख देंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हो सकता ना मिले, अगर आपने इतना काम लिखा तो आपको PDF इसकी मिलेगी, ठीक है, और डेली आपको PDF वगैरह जो है मिलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा गया है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर का है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या थी। आपको टुकड़ों की लंबाई दे रखी है 2:3:4। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें टोटल कितना ये हो रहा, तो आपका टोटल हो रहा है 3 4 7 और 2 9 हो रहा है, 9 यूनिट। टोटल कितना हो रहा 9 यूनिट। अब दोस्तों बात समझिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इतने अनुपात में काट लिया गया है, सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर का है, सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा 4, और है कितने मीटर का 16 मीटर का, मतलब 4 की वैल्यू आपके दे रखे 16 मीटर, 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 × 4 और 4 × 16, तो आपकी होगी 4 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 मीटर। आपसे कहा कि काटने से पहले इसकी लंबाई कितनी थी, काटने से पहले इसकी लंबाई थी 9 यूनिट। बात समझिए, क्योंकि जब मैंने इसको जोड़ दिया आपका क्या 9 यूनिट, 1 की वैल्यू 4 यूनिट, 9 की वैल्यू कितनी होगी 9 चौक कितना होगा आपका यहाँ पर 36 मीटर, तो 36 मीटर आपका राइट होगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 36 मीटर। आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर, ठीक है, जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, उसी प्रकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किससे संबंधित है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि गोवा की राजधानी क्या होती है, पणजी,
उसी प्रकार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी क्या होती है, दमन द्वीप, असम, सिक्किम या पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। बात को आपने समझ लिया होगा, याद भी करिए अगर आपको याद ना हो। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होती है, पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखिए 17 नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्लस माइनस वाला क्वेश्चन। और दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और बस आपको क्या करना है, आपको बोर्ड मार्क्स के नियम से इसको बिल्कुल करेक्ट करना है। लिखा हुआ है 26, लिखेंगे 26, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा 74, माइनस, माइनस का मतलब भाग 4, फिर गुणा, गुणा का मतलब -5, भाग, भाग का मतलब प्लस का 2। इतना काम आप सभी लोग करने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले तो आप भाग करेंगे और भाग करने के बाद आपको हल करना है। तो दोस्तों इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको, हम 2 से काट लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 होगा आपका, यहाँ पर आपका होगा 2 3 6 बचा 1, 2 7 14। तो आपको इसको जब हल करेंगे आपका आएगा 26 गुणा 37 बटा में आपका 4 हो जाएगा, बटा में आपका 2 होगा, ठीक है। अब 2 माइनस का आपका बचेगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे आप कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे आपका आएगा 13 बार। देखिए 13 7 91, 91 का 1, ठीक है, हाथ से लगा 9, 13 3 39, 39 9 कितना होगा 48, माइनस का 3। अब इसको आपको हटाना, आपका बचेगा कितना, 11 से 3 गया 8, 7 का 7, 4 का 4, 478। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 478 करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 18, तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होता है। अब आप बताइए दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। और आप इसमें देखेंगे आपसे कहा गया सफ़ेद को पीला कहा जाता है। अब आप बताइए अपने आप, ठीक है, कि सफ़ेद को जब पीला कहा जाएगा तो दूध का रंग कैसा होगा, पीला। पीला का मतलब बी वाला करेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पीला। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस सवाल को आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से 7 जो है 24 से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सा किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर ये देखना है कि जिस प्रकार 7 जो है 24 से संबंधित है, तो उसी प्रकार दूसरा कौन सा किससे संबंधित है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये 7 जो आपका लिखा हुआ है, अगर दोस्तों हम लोग क्या करें, इसको उठाएँ, अगर हम यहाँ पर एक काम करें इसको, ठीक है, अगर हम 7 यहाँ करें और 3 जोड़ लें, तो 7 यहाँ 21, 21 3 कितना हुआ 24, बिल्कुल सही है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 गुणा करके 3 जोड़ा जा रहा है। पहले देखिए 11 3 33 और 3 36, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए 23 3 69, 23 3 कितना होता है 69, 69 और 3 72। जी हाँ बिल्कुल सही, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, कि इसमें भी 3 करके 3 आपका यहाँ पर ऐड किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 19 के बाद आपका नंबर आ चुका है 20 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है सार्थक क्रम आपका यहाँ पर क्या बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, लिखा है सोना, आभूषण, अयस्क, खदान, प्रक्रिया और मिलके आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आएगा खदान, नंबर 1 पर आएगा आपका खदान, ठीक है, खदान आएगा नंबर 1 पर। फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे तो खदान के बाद आपको मिलेगा अयस्क, अयस्क के बाद आप प्रक्रिया करेंगे तो आपको मिलेगा सोना, और सोने से आपका होगा आभूषण। तो यहाँ पर आपका बन रहा है 4 पहले आएगा, फिर 3 पर आएगा, फिर 5, फिर 1, फिर 2, 4 3 5 2 5 1 2, ठीक है। तो आपका बी वाला करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, 4 3 5 1 2, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर को, 21 नंबर सवाल आपका आ चुका है यहाँ पर कैलेंडर से है। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है तो शुक्रवार को है, तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है, सवाल में थोड़ा आपको घुमाया गया है। देखिए पढ़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून है और जो कि सोमवार को है। अब बताइए 15 जून को पड़ती है और 15 जून को पड़ती है जो कि सोमवार को है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 15 जून और शुक्रवार ऐसे दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है 15 जून पड़ती है, अब 15 जून को पड़ती है लिखा है जो कि शुक्रवार है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि 15 जून को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। बात को आपने समझ लिया होगा।
कि 15 जून पड़ती है जो कि सोमवार को, मतलब 15 जून को सोमवार शुक्रवार है। और आपसे कहा कि इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। जून में 30 दिन होते हैं, आप 15 माइनस करेंगे, आपके बचेंगे 15। आप 7 से भाग करेंगे, आपका शेष बचेगा, आपका यहाँ प्लस का 1 बचेगा। तो सिंपल सा काम, शुक्रवार के बाद एक दिन जोड़ेंगे, आपका आएगा शनिवार। तो डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आपको आगामी ये 3 दिन ये कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना है, आपका सवाल लग गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों सवाल कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को TUFVNFS लिखा आता है तो हाउस को कैसे लिखेंगे। पहले नोट करते हैं इसको। ठीक है, STEAMER, और इसको लिखते क्या है, TUFVNFS। दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे तो S, ठीक है, यहाँ पर उसमें U है। ठीक है, USTTUEFABMNEFRS, मतलब इन सब में प्लस का बन किया गया है। ठीक है, सब में प्लस का बन किया गया है। आपको बताना है HOUSE, सब में प्लस का बन करेंगे। H के बाद क्या आता है, I, O के बाद P, U के बाद V, तो IPV। और आगे देखिए, अच्छा, S के बाद T, E के बाद F। आपको दिख गया है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे आप देखेंगे 23 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता है। लिखा है डिक्शनरी। अब दोस्तों एक पहला BINARY, तो आपको बी कहीं नहीं दिख रहा है, ये वाली बी जो है आप कहीं दिख नहीं रही, तो आपका ये नहीं बन सकता है। आपसे कहा गया कौन सा बन सकता है। दूसरा DAIRY बन सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ये वाला बन सकता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6,7, 18, 23, 38, और दोस्तों आपको आगे बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं 6, 7, 18, 23, 38। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है इसका डिफरेंस कितने कितने का है। 6 और 1 7, फिर दोस्तों 7 और कितने होते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके 11 जोड़े हुए हैं, 18 होंगे। फिर 11, 18 और 5 होता है 23, फिर 23 और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर 15 ऐड किया है, 15। अब दोस्तों आगे आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ फिर से देखिए एक बार, 1 से यहाँ पर गए तो यहाँ पर दोस्तों 10 का ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका यहाँ पर 6 कम किया है। ठीक है, 6 कम किया है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से दोस्तों आपका 10 ऐड किया गया है। अब दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे, यहाँ पर दोस्तों जब आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 6 माइनस करेंगे, तो 15 से 6 गया, बचेगा 9। और दोस्तों जब 38 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपका होगा दोस्तों 47। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 47, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 47। दोस्तों आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 25 नंबर। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है 93, 27, फिर आपका लिखा है 63, आपको आ गया आपका है 3। इसी प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया 4। यहाँ पर आपको देखना है क्या आएगा। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 6 3 9, 6 2 8 1 9, आपका हुआ 90। और 90 क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 90 में 3 अगर हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 93। तो बिल्कुल सही यहाँ पर दोस्तों है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप आगे देखें तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो 8 7 15 का 5, हाथ से लगा 1, और 3 3 6 1 7, कितना 75 हुआ। और दोस्तों 75 में दोस्तों अगर हमने 4 ऐड कर लिया कितना हो जाएगा आपका 79। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आपको आगे करना है। आगे आपको देखना है 16 42 कितना होगा, तो 6 2 हुआ 8, 4 1 हुआ 5, 58। और दोस्तों 58 में कितना आप ऐड करें कि आपका हो जाए 67। तो बताइए अपने आप। तो आप क्या करेंगे, आप 67 से 58 को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 17 से 8 गया बचा 9। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, कितना होगा 9। दोस्तों ये बात आप सभी के समझ में आ रही होगी, यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 9। इसके बाद दोस्तों हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है,
फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है तो वह किस दिशा में चल रहा है। सवाल दोस्तों आपने देख लिया होगा, यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने बात को समझ पाया होगा कि जैसे 4 किलोमीटर चलता है किधर, दक्षिण की ओर, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 किलोमीटर सवारी करता है, पहुँचाता दक्षिण में, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब दोस्तों नीचे की ओर कोई मुख किए है तो उसका बाईं ओर किस तरफ होगा, तो उसका बाईं ओर होगा इस तरफ, और 2 किलोमीटर चलता है, चला गया। आगे देखिए, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर, अब दोस्तों इसके बाद चलना उसे किधर है, दाईं ओर, तो दाईं मुड़ा है, ठीक है। कितना चला, 4 किलोमीटर। आपसे कहा गया तो वह किस दिशा में चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस प्रकार से आपका दिशा दक्षिण होता है तो नीचे की दिशा क्या होती है, दक्षिण। तो आप समझ पा रहे होंगे आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि दक्षिण दिशा में वह चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी आकृति खनिज, तांबा और लकड़ी को सही रूप से निरूपित करती है। खनिज, तांबा, लकड़ी को सही रूप से निरूपित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है पहले कौन सा करेक्ट आपका होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कि ये जो लकड़ी होगी अलग होगी और खनिज होगा, खनिज के अंतर्गत धातु आएगी, तांबा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर 28 नंबर में, फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से सोचिएगा कि यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। चलिए दोस्तों देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले वाले में देखेंगे आप एक यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका क्या है, एक क्षैतिज है, एक ऊर्ध्वाधर आपकी लाइन यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर देखिए एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, यहाँ पर एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर दोनों मतलब क्षैतिज हैं। तो ये वाला आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन दोनों में एक जैसी बकाया समय अलग अलग हैं, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर को, ठीक है, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखिएगा आप, 1 मिनट के आप लोग भी सही कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों आपको ये देखना है, इसमें बताना आपको यहाँ पर क्या आएगा और इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा हमें, अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, पहचानिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे हमें। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इस वाले यहाँ पर आकृति में यहाँ पर कौन सा रख दे जिससे कि ये पूरा हो जाए। दोस्तों आपको यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि इसमें यहाँ पर काला वाला होगा, इस साइड में काला वाला पार्ट होगा। अब आप पहचानिए, पहले वाले में ऊपर साइड में नहीं होगा, दूसरे में ऊपर नहीं होगा, तीसरे में नीचे साइड में, चौथे में ऊपर साइड ये भी नहीं होगा। तो आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर सही से आप देखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखें सही से तो हमें दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, सी वाला दोस्तों नहीं हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें लाइन सही नहीं है। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये पता है ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इस प्रकार से काला काला हो जाएगा, ये भी सही है। और दोस्तों इसमें आपका एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्या होगा, एक पॉइंट आपका इसके सामने यहाँ पर लगेगा। तो आपको इस प्रकार से आपको देखनी है आकृति इस वाले, ठीक है, इस प्रकार से आपको देखनी है यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार से हो और यहाँ पर दोस्तों आपका काला काला पॉइंट हो, ठीक है। आपको वो आंसर देखना है। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अगर दोस्तों आपको यहाँ पर ना तो सी दिख रहा है और ना तो डी दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों में अलग अलग है। अगर ये वाला आपका सही से होता, अगर ये वाला आपका घूम के सही से होता तो आपका ये वाला हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये वाला यहाँ पर ये तो ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला अगर ऐसे हो तो इसी वाला होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सभी ऑप्शन यहाँ तो गलत हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि ये वाला पॉइंट काला पॉइंट होगा, यहाँ पर लाइन होगी, यहाँ पर बिंदु होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपके 23 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।